अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। वफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने। कराची के मसाइल कौन हल करेगा? सूबे में गवर्नर राज का मुतालबा क्यों? और अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर सिंध में गवर्नर राज की बात की जाए तो क्या वफाक की कारकर्दगी इस काबिल है कि वफाक की हुकूमत ये जस्टिफिकेशन दे सकती है कि हम सूबा सिंध से बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं? क्या पंजाब बेहतर हो चुका है? क्या केपी में इस्लाहात हो चुकी हैं? क्या सूबा बलूचिस्तान के लोग खुश हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर अवाम की बात करें तो अवाम परेशान हैं, चारों सूबों के अवाम। लेकिन सिर्फ सिंध ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि वफाक जानबूझकर सिंध में गवर्नर राज की बात कर रहा है। पंजाब में गवर्नर राज क्यों नहीं लगता? केपी में क्यों नहीं लगता? और बलूचिस्तान में क्यों नहीं लगता? शहबाज गिल साहब और इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने सिंध का दौरा किया और उन्होंने भी सिंध हुकूमत पर तनकीद की। और गुज़श्ता दिनों जो ऑब्जर्वेशंस आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि पूरा मुल्क तरक्की कर रहा है सिवाय सूबा सिंध के, और सिंध में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है और वो ये है कि आपने कुछ नहीं करना सिंध के वाले से, और सिंध की जो हुकूमत है वो भी कनाडा से चलाई जा रही है। ये ऑब्जर्वेशंस के बाद पीटीआई हुकूमत को एक पॉइंट मिला जिसकी को बुनियाद बनाकर वो बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है उसकी गवर्नेंस जो है वो चैलेंज हो रही है। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ये कह रही है कि हमने इस दफ़ा टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा की है, हम पंजाब से आगे हैं इस मामले में, लेकिन वफाक हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है। और NFC अवार्ड्स के ज़रिए जो हमें फ़ंड्स मिलने थे वो फ़ंड्स भी नहीं मिल रहे। बिलावल भुट्टो साहब भी यही कह रहे हैं और सूबे के वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब भी यही शिकवा कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वफाक और सूबे के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है, टाइम गुजरता जा रहा है और इसका नुकसान पीटीआई हुकूमत को भी होगा और हमें भी होगा। लिहाजा बेहतर ये होगा कि हमें जो हमारे फ़ंड्स हैं वो दिए जाएँ। इसके साथ आज एक और अहम इशू है और वो है आज़ाद कश्मीर की सियासत का। आज़ाद कश्मीर में भी चूँकि इलेक्शंस आ रहे हैं, 25 जुलाई को वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं और इस तरफा बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला है वहाँ पे। और लेकिन वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि वफाक में हुकूमत में है, और जीबी और कश्मीर की जब आज़ाद कश्मीर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कहा यह जाता है जो हुकूमत वफाक में होती है वही वहाँ पे हुकूमत भी बनाती है, और आज़ाद कश्मीर और जीबी की ये तारीख़ है। और ऐसा ही कुछ इस इलेक्शंस के बारे में भी कहा जा रहा है। लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है वो पीटीआई का है। पीटीआई की तरफ से जो टिकटों की तकसीम हुई है उसको चैलेंज किया गया है, और वहाँ जो टिकट तकसीम किए गए कहा यह जा रहा है कि मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, पैसा लिया गया है, ये इल्ज़ाम आ रहे हैं। और एक जो हल्का है आज़ाद कश्मीर का LA 8 राजमहल एक, वहाँ पे एक जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़फ़र मलिक साहब, वो कत्ल केस में मुलविस हैं, मुलज़िम हैं, उनको सज़ा हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई ने उनको टिकट दिया। इस वक्त भी उनके ख़िलाफ़ केस चल रहा है। क्या वजह है? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंसाफ की बात करती है वो मज़लूमों की नुमाइंदा जमात कैसे हो सकती है, ज़ालिमों की नुमाइंदा जमात कैसे हो सकती है, और एक कातिल मज़लूमों का नुमाइंदा कैसे हो सकता है? ये इश्यूज़ हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिर हैं कानूनी अमूर के। बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा लैला परवीन साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आपको भी शो में खुशामदीद कहते हैं। और लंदन से हमें ज्वाइन किया है इशरत नाज शाह साहिबा ने, वीमेन एक्टिविस्ट हैं, साबिक मेयर हैं स्लोग की, और यूके में आपने चूँकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और वहाँ पे वुमेन राइट्स के हवाले से और ख़ास तौर पे कश्मीर कॉज के लिए आप काम करती हैं। आपको भी शो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करेंगे, और आज का जो बड़ा इम्पोर्टेंट ये इशू है आज़ाद कश्मीर से, और चूँकि इस पूरे मामले में आप विक्टिम हैं, आप उस जो कातिल हैं जिनको सज़ा भी हुई, ज़फ़र साहब, और ज़ाहिर मकतूल की आप बहन हैं, किस तरह देखती हैं? क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आपका क्या मुतालबा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से, और जो कश्मीर के अमूर हैं, वज़ीर हैं, उनसे आपका क्या मुतालबा है? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है
कि मैं आज प्रोग्राम में आकर तो अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाऊं और ख़ास करके मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इमरान खान जो कि चेयरमैन हैं पीटीआई पाकिस्तान के, और फिलहाल और मैं सब जो बाकी गेस्ट हैं यहाँ आपके स्टूडियो में उनको भी मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और उनको वेलकम करती हूँ। मेरा मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि मेरा भाई 2003 में जवान भाई 10 महीने की उसकी शादी हुई थी और हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तो ऐसे ही बच्चों की छोटे मेरा भाई जो 17-18 साल का था वो कॉलेज में लड़के जाते थे, तो ऐसे ही पहाड़ी इलाका है, आपको पता है कि वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, तो वो बहाना बनाकर तो सर पर थोड़ी सी ऐसे ही किसी को ठोकर लग गई, चलते चलते बस में धक्का लगा, तो बहाना उन्होंने ये बनाया कि भाई धक्का लगा, लड़ाई शुरू कर दी। कोई बड़ा इंसान था जो ग्रोन अप पर्सन था उसने, तो मेरे छोटे भाई ने कहा क्या बात हो गई है, आप कंघी ले लें, कंघा ले लें, इसमें कौन सी लड़ने वाली बात है। उस बात से बात शुरू हुई थी, ये देखें कोई बात बनती ही नहीं है, कैसे कैसे जोक ठीक। है। तो रोज इन सारे सब को इकट्ठा करके तो बच्चों को, यंग बच्चों को गाड़ी से निकाल कर, बस से निकाल कर उनको रोज कॉलेज में जाते हुए लड़ाई करते, ये बड़े भी इनके आ जाते, रफला पिस्तौलें लेकर आ जाते। तो फिर मेरे भाई ने, ये सबसे बड़ा था, अभी इसने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की हुई थी और बैंक में भी काम करता था, अपनी बिजनेस वगैरह भी, और जैसे सियासत में भी बहुत आगे था। तो असल में हकीकत में ये था कि उस पर जेलसी थी कि वो नहीं चाहते थे कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई और सियासत करे या कोई ठीक आगे है। आए। तो हम माइनॉरिटी थे, तो इसलिए क्या किया कि हमारे भाई को एक फैसला, मेरे भाई ने सोचा कि फैसला कर लेना चाहिए, बच्चे कोई मारा जाएगा, तो उसने इनके लोगों को भी इकट्ठा किया, वहाँ पर जिरगा वगैरह होता है तो उनको भी इकट्ठा किया, इनका भी। तो इन्होंने एक जगह पर मिड सिटी में जब फैसला करने के लिए लोगों को बुलाया गया तो इनके वो आए ही नहीं है। दूसरे दिन वहाँ पर जो थोड़ा सा आउटसाइड सिटी था, तो वहाँ पर जब बुलाया गया तो नंबरदार, ये मलिक जफर इकबाल का जो ताया था वो नंबरदार था वहाँ पर, तो उनको बुलाया कि नंबरदार साहब आप आएँ, आपके लोग भी आएँ और हमारे भी तो बच्चों की लड़ाई है, तो आप आकर फैसला करें। सारे सबको जब इकट्ठा किया गया तो मेरा भाई घर से चल पाया, तो रास्ते में हमें पता, इनको पता चला, फोन कॉल आई कि ये असला लेकर तो घर से निकल आए हैं, तो आप आसिफ मेरे भाई का नाम था, तो उसे कहा कि उस वो ना जाए उधर। तो जब वो रास्ते में उसको रोक लिया गया तो फिर जो नंबरदार था जफर इकबाल का ताया, उसने फोन करके तो मेरे भाई को बुलाया कि अब मैं पहुंच आया हूँ। तो अब तो जब एक इंसान जो नंबरदार है वहाँ का चेयरमैन है तो वो पहुंच आया है, तो मेरे भाई ने कहा कि अब तो नंबरदार साहब आ गए हैं वहाँ पर, तो अब तो लड़ाई की कोई बात नहीं बनती है। और ये बात या नोट करने वाली है कि जो नंबरदार थे वो मलिक जफर के रिश्तेदार थे, ताया थे, उन्होंने अपने लोगों की वहां से दुकानें बंद कराई, अपनी बरादरी की दुकानें बंद कराकर वो उन लोगों को घर भेज रहे थे कि उनको पता था कि यहाँ पर आप जो एक ना धोखाधड़ी से एक ड्रामा रचाया हुआ था। तो जब मेरे भाई को वो उधर बुला रहे थे तो अपने लोगों की दुकानें बंद करा के तो उनको भेजा। तो जब यूं ही मेरा भाई उनकी कॉल सुनकर तो वहां पर गया, तो ये सामने छुप कर खड़े थे, तो ये वहां पर कलेशनकोफ और फायरिंग करते करते वहां पर आगे आगे पहुंच आए। तो मेरे भाई ने फौरन, मस्जिद थी तो उसने कहा कि हमारे पास तो ना कोई असला है, तो ये लड़ने वाली बात ही नहीं थी, तो चलो इनके रास्ते से हट जाते हैं। वो जब ऊपर गया मस्जिद में तो उसको जब ऐसे ही ये गालियां भी लगा रहे थे, लड़ भी रहे थे, फायरिंग भी कर रहे थे, तो वो सामने आया। उस वक्त मेरे वालिद साहब भी साथ थे और जो लोग थे वो वहाँ पर फैसला करने वाले वो भी पहुंचे हुए थे, जो हमारी तरफ से थे, वो वहाँ पर खड़े थे, देख रहे थे। 16 विटनेसेस हैं इस कत्ल के। जब उसको बाहर बुलाया गया तो वो बाहर खड़ा होकर उसने कहा कि लड़ाई करने की कौन सी बात है, हम यहाँ पर आए हैं, बच्चों की लड़ाई है, तो आए बैठे हैं, आपकी तरफ से अगर कोई गलती है हमारी तरफ से तो हम माफी मांगेंगे, तो ठीक। इस चीज को इधर उधर करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम माफी मांगने के लिए नहीं आए हैं। जफर इकबाल ने, मलिक जफर इकबाल ने ललकार कर ललकार कर सामने, मेरा भाई साथ खड़ा था, मेरे वालिद साहब साथ खड़े थे, मेरे भाई पर गोली चलाई, उसके माथे पर, सर पर गोली चली, और वो मेरे एक जवान बेटा अपने बाप की झोली में गिरा। तो हमारे जो हमारे साथ हुआ है, हम अभी तक हमें, आप ये देखें तो कि पाकिस्तान में इंसाफ अभी का तो जफर जमाना मलिक साहब कैसा को है। टिकट मिल चुका है, वहां से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो
इस पे आपकी फर्दर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या वहाँ के जो लोग हैं उनसे आपकी बात हुई? जी, मैंने 18 मार्च को भी मैंने इमरान खान को लेटर लिखा और फिर उसके बाद मैंने 3 मई को भी लिखा। फिर मैंने जब मुझे 30th ऑफ और 31st ऑफ मई को जब मुझे पता चला कि इसको टिकट मिल रहा है, तो मैंने दोबारा ईमेल भेजा, मैंने फ़ोन कॉलें की, मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब से भी बात की। मैंने कोई ऐसा नहीं छोड़ा कि मुझे नहीं पता कि कैसे पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के निज़ाम के साथ किस तरह का सिस्टम है। किसी को ईमेल भेजो, वो अपने ईमेल भी नहीं देखते हैं या वो खुद देखकर उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। हमने यहाँ पर लोगों को सर्व किया, ठीक। चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो किसी भी जात पात के हों, हमने फौरन उनका एक्शन लिया और उनकी मदद की। आज मैंने इस जगह पर लोगों को सर्व किया है एज ए फर्स्ट सिटीजन, एज ए फर्स्ट मुस्लिम फीमेल में मेरा एक नाम है। आज मेरी आंखों में आंसू है कि मैं अपने भाई के कातिल को आगे आते हुए देख रही हूँ। हमारा सारा मुकदमा खराब हो जाएगा। बिल्कुल इशरत नाज साहिबा, थोड़ा बिल्कुल आपका पॉइंट हम समझ सकते हैं, लेकिन इन पे जो चूँकि ज़मानत पे हैं, रिहा हो चुके हैं वहाँ से, तो अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया, तो इस फैसले को किस तरह देखती हैं? अगर इनके पास इनके हवाले से शवाहिद थे तो अदालत इनको सज़ा देती? देखिए, अगर इनके खिलाफ शवाहिद ना होते तो अदालत इनको बिल्कुल बरी भी कर देती। जो काजी था ना, एक जज और एक काजी थे, तो उन्होंने फैसला सुनाया। काजी का फैसला है कि इस बंदे को सजाए, काजी ने फैसला सुनाया कि इस बंदे को सजाए मौत उन्होंने दी है। दूसरी तरफ से जिस तरह से वहाँ का निज़ाम है, रातों रात ही फैसला बदला गया और जो जज थे तो उन्होंने इसको बरी किया। लेकिन काजी का ये फैसला है। एक ही कोर्ट में दो फैसले इतने मुतजाद कैसे हो सकते हैं कि ठीक। एक सजाए मौत देता है तो एक चलो ऐसे करे कि थोड़ी सजा दे, तो वो मुतजाद हो सकता है। इतने मुतजाद के इसको बिल्कुल एक ठीक है बरी इशरत कर नाज रहा साहिबा, है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी चूँकि यहाँ नुमाइंदगी हो रही है, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ बैरिस्टर साहब भी मौजूद हैं। हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानते हैं, चूँकि वो भी यूके से पढ़कर आए हैं, वो समझते हैं इन चीज़ों को। बैरिस्टर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, और इशरत नाज शाह साहिबा साबिक मेयर हैं सलोग यूके की, और वो वहाँ सर्व कर चुकी हैं। वो ये कहती हैं कि कैसे मुमकिन है कि एक बंदा उसको सज़ा हुई है, 3 साल उसने जेल काटी है, जेल के बाद वो ज़मानत पे बाहर आता है, वो टिकट लेता है और उम्मीदवार बन जाता है। तो वो कह रही है कि जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा, शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो कंसर्न पर्सन्स हैं उनको मैंने अप्रोच करने की कोशिश की कि आप कम अज़ कम इतने लोग हैं कि आप किसी और को टिकट दे दें, इनको क्यों टिकट दे रहे हैं, और उनकी FIR वो चीज़ें भी जो विजुअल्स आप देख भी रहे हैं। चूँकि आप कानून को समझते हैं, जानते हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, क्या समझते हैं कि इस केस को आपने सुना, हमारा अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर है? सर देखें, अब इसमें दो राय है, एक तो कानूनी है और एक सियासी है। पहले कानून पे आ जाते हैं। बात यह है कि जब आप अपील करते हैं तो ये ज़रूर आप अदालत से दरख्वास्त कर सकते हैं कि पेंडिंग अ डिसीजन मेरे सेंटेंस को सस्पेंड किया जाए और मुझे बेल दी जाए। उसकी वजह ये होता है कि सब्सिक्वेंटली अगर अदालत ये फैसला करे कि आपने ये जुर्म नहीं किया तो वो सारा टाइम तो आप जेल में रह जाएंगे, ठीक है। तो आपके साथ तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी, तो ये बेल पेंडिंग एन अपील मिल सकती है। जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हो सकता है। जाहिर है एक प्राइमा फेशा एक केस के ऊपर होता है, लेकिन इसके अंदर एक अहम जो आईनी बात है वो ये है कि अगर इस तरह की कोई कन्विक्शन है, देखें बेल एब्जॉल्व नहीं करती, सही। इस तरह की अगर कोई कन्विक्शन मौजूद है तो मेरा तो ये मशवरा होगा कि फौरी तौर पर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उस कैंडिडेट की जाएं। ये परफेक्ट ग्राउंड है कि अगर वो कन्विक्टेड है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और 62-63 कहाँ जाता है सर इस मामले जी में? बिल्कुल, देखें 62-63 डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई नहीं करता, लेकिन 62-63 का ही जो पैरामीटर्स हैं वो अप्लाई ज़रूर करते हैं। उसी तरह का कानून जो है, चूंकि आपको पता है कि वो एक कानूनी तौर पर हमारा जो है वो टेरिटरी नहीं है, बल्कि वो एक आज़ाद हैसियत रखता है। ठीक है। मगर अलबत्ता वही प्रोविजंस जो हमारे 62-63 में यहाँ मौजूद हैं वो वहाँ पे भी मौजूद हैं। और मेरा सबसे पहले ये मशवरा होगा कि आप सबसे पहले जाके इनको डिस्क्वालीफाई कराएं। इन जैसे कैंडिडेट्स की डिस्क्वालिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखना है कि ये तो हम खान साहब को सुन सुन के ये भाषण हम तंग हो गए थे, चोरों को उतारो, लुटेरों को उतारो। यार अगर ये कातिल ही लेके आने थे, क्योंकि देखें अभी उसकी कन्विक्शन है, वो कन्विक्शन सेट असाइड नहीं हुई, इसलिए मैं जस्टिफाइड हूँ ये बात कहने में कि अगर कन्विक्टेड मर्डरर्स को लेके आना था
तो इससे तो अच्छा है कि चोर को ले आते, इससे तो अच्छा है डाकू को ठीक बैठे रहने है देते। लाला परवीन साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे चूँकि मुतासा फैमिली की भी, केस भी आपने जाना और आप उस कल्चर को भी समझती हैं जहाँ की ये बात हो रही है। बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। अब सारी बातें अपनी जगह, लेकिन क्या पीटीआई को कैंडिडेट नहीं मिल रहे? कि बहुत अच्छे वहाँ हल्के की अगर हम बात करें, बहुत अच्छे लोग हैं जो पीटीआई में वहाँ से जा सकते थे। मैं 10 नाम गिनवा सकता हूँ, नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन यही डिसीजन क्यों क्यों क्या पैसा चलता है पीटीआई में भी? क्या वहाँ पे भी पसंद और नापसंद के फैसले होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। ज़फ़ीर, सबसे पहले तो मुझे अपनी बहन से बहुत हमदर्दी है जिन्होंने एक वाक़या बयान किया। कुछ अरसा उसको हो गया, लेकिन उनका दुख, उनका दर्द, उनके आंसू जो है, ज़ाहिर सी बात है मैं भी एक और ज़ात हूँ और मैं समझती हूँ कि अपने बहन भाइयों से जो वो अटैचमेंट इस होती है टिकट ने उनको दोबारा बिल्कुल। देखें, मैं उसकी तरफ आ रही हूँ। पहले तो मेरी हमदर्दी उनके साथ है। बेशक मुझे नहीं पता कि वहाँ उस वक्त क्या ग्राउंड था। ठीक है, देखिए, इन्होंने एक बात कही है, हमने इनकी बात सुनी है, हमें नहीं पता कि जो उन्होंने जो अपनी सफाई दी होगी उसमें क्या था, ठीक है, वहाँ पर क्या शवाहिद थे, क्या वजूहात थी, हमें नहीं पता। ये तो कानून वहाँ का वो जानता होगा, ये वो कोर्ट्स जानती होंगी जो जिन्होंने इनको ज़मानत दी है। और स्टिल अगर केस चल रहा है तो मैं समझती हूँ, जो मैं अपनी पार्टी पॉलिसी को जानती हूँ, कि इस किस्म के लोगों को हम टिकट्स नहीं देते। ठीक, हाँ, अनजाने में या अगर आपको उसकी इंफॉर्मेशन ना हो, सही, उसके हवाले से अगर इनको टिकट दिया गया है, तो मैं ये समझती हूँ कि इतना ज़्यादा फाइट कर रही है माशाल्लाह से, और हमारे लिए काबिल फ़ख्र है जी। कि ये दूसरे मुल्क में रहकर एक खातून हो के हमारे पाकिस्तान का नाम साबिक रोशन मेयर कर है रही हैं। सलोक सिटी। जी बिल्कुल, बहुत मतलब हमारे लिए ऑनर की बात है। और मैं ये इनसे कहना चाहूँगी कि देखें जी, एक प्रोसीजर होता है। कैंडिडेट जब भी अपने फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, उसके बाद एक स्क्रूटनी का अमल होता है। ठीक है, जो स्क्रूटनी का अमल होता है, वो होता ही इसीलिए है कि तमाम जो भी एलिगेशंस हैं, अगर उनके ऊपर ख़ासतौर पे कानूनी जो भी चीज़ें होती हैं, वो वहाँ देखी जाती हैं। जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो उसको सारा स्टडी करता है कि इस पर कोई केसेस तो नहीं है। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रही थी बहन से कि जब स्क्रूटनी का अमल हुआ होगा उस कैंडिडेट का, तो उस वक्त इन्होंने क्या वो चीज़ें सबमिट नहीं की, या फिर इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, या हमारी जो वहाँ पर कमेटी है, इन्होंने मुझे बताया, मैं खुद भी इन टच हूँ कश्मीर के हवाले से, और कश्मीर के इलेक्शन की जो कमेटी यहाँ बनी उसमें भी मैं ठीक है। उसकी और मेंबर भी हूँ। आप इनका ये इशू वहाँ पे भी नहीं, हाईलाइट मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, मुझे अगर प्रूफ देंगे तो ऑब्वियसली जो वहाँ के इंचार्ज हैं वो भी ठीक है। मेरे साथ राब्ते में हैं, तो मैं इशरत बिल्कुल नाज करूँगी। शाह साहिबा, लैला परवीन साहिबा हैं, ये कराची विमेन विंग की प्रेसिडेंट भी हैं और साबिक एमपीए भी हैं। तो ये कह रही हैं, चूँकि कश्मीर के इलेक्शंस हैं, उस इलाके को ये समझती भी हैं, उस कमेटी के साथ इनका ताल्लुक़ भी है। ये कह रही हैं हम आपकी लीगल जो सपोर्ट हो सकती है वो लीगली भी और इथिकली भी करेंगे, आप अपने शवाहिद दें, चीज़ें दें। तो मैं प्रोग्राम के बाद हम आपसे इनका रब्ता भी करवा देंगे, कॉन्टैक्ट लेकिन नंबर भी इनका बिल्कुल दिलवाऊं। श्योर। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी? बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, लैला परवीन साहिबा की भी सुनी। हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, दोनों पार्टियों के लिए आप अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। और हम चूँकि हर उस मज़लूम की आवाज़ हैं, चाहे वो दुनिया में किसी भी जगह हो, कराची हो या पूरी दुनिया हो। क्या आप आखिरी पैगाम देना चाहेंगी और आपका मुतालबा क्या है, चूँकि दोनों नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं? जी, सबसे पहले तो मैं इनको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर के पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद, वो हमारी फैमिली से जब मेरा भाई कत्ल हुआ था, वो हमारे घर में गए थे। वो उस वक्त पीपल पार्टी में हुआ करते थे, ठीक, तो हम उस वक्त उनके सपोर्टर थे। तो वो हमारे घर में ताज़ियत के लिए गए थे, उनको पता था इस कत्ल का। मेरे साथ उनकी अच्छी भली, वो मुझे जानते हैं। मैंने उनसे फ़ोन पर बात की कि बैरिस्टर साहब, आपको पता है कि ये बंदा कातिल है हमारे भाई का और इसके खिलाफ केस लगा हुआ है? तो उन्होंने कहा जी मुझे याद नहीं रही थी, लेकिन अब याद आ गई है। मैंने कहा अब फैसला करने से 3 महीने पहले मार्च में मैंने उनसे कहा। फिर मैंने उनको एक बार फिर मैंने मई में फ़ोन किया और उन्हें बताया कि आपको याद होगा कि इस बंदे ने हमारा कत्ल किया हुआ है और मुकदमा चल रहा है, तो हमारे लिए प्लीज़ ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, आपको पता है किसकी। फिर उन्होंने कहा हाँ हाँ मुझे आपने बता दिया था, आप मुझे पता है। फिर 31 मई को, या जिस दिन एक दिन पहले मुझे पता चल गया कि इन्होंने दूसरे दिन इसको टिकट अनाउंसमेंट करना है, तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि मैंने ये सुना है कि आप टिकट उसको दे रहे हैं, तो जो टिकट पार्ट अप्लाई करना हर एक किसी का हक होता है, लेकिन जो टिकट पार्टी देती है उस पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है। तो इमरान खान ने इंसाफ के नाम पर ये पार्टी बनाई हुई है, ठीक है। तो आप
उस पार्टी का नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं टिकट दे रहा हूँ उसको, डायरेक्टली इमरान खान दे रहा। ठीक है तो इसके इशरत अलावा मैं आपको साहिबा, बात- इनको टिकट अब मिल चुका है, डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने जमा करा दिए, कल आखिरी तारीख भी डॉक्यूमेंट जमा करने की गुजर गई है, अब स्क्रूटनी का अमल जारी है, तो आप डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आप या आपकी तरफ से कोई जा रहा है उनके खिलाफ? जी जी, हम जा रहे हैं उनके खिलाफ, लेकिन में भी हम वो कर पता मैं पता है कि क्या सिस्टम है उनका, बहुत ही बड़ा हाथ है वो, अभी तो लेने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है, पैसा इन्वॉल्व हुआ है ठीक है। बहुत ज़्यादा है। तो दूसरी बात यह है कि मैंने गंडापुर, जो अली अमीन गंडापुर हैं, तो जब मैंने उनसे बात की कि आपने उसको टिकट दिया है, अभी देने से पहले, इशू करने से पहले ये सुन लें कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही उनको बताई थी। उन्होंने मेरे साथ इतनी रूडली बात की और कहा कि क्या हुआ अगर एफआईआर उसके खिलाफ हुई है तो एफआईआर होना कौन सी बड़ी बात है, मेरे खिलाफ भी हुई है, इमरान खान के खिलाफ भी हुई है। उन्होंने तो ऐसी बात की जैसे कोई चिड़िया मर गई हो। ठीक एफआईआर एक इंसान की मौत हुई है जिनके खानदान का सबसे बड़ा सरबरा दुनिया से उसने मार ठीक है। दिया। जिंदगी लेना अल्लाह का हक है, ना इंसान का नहीं। ठीक आपकी गुफ्तगू हम कोशिश करेंगे और हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। इशरत इशरत नाज कहती हूँ मुझे हमें इंसाफ चाहिए, मेरी माँ रो रही है, उन्होंने अपनी माँ की मौत पर हॉस्पिटल बनाए हैं, लेकिन आज मेरी माँ के बेटे को मरे हुए इतने साल हो गए हैं, मेरी माँ रो रही है, मेरा बाप आंखों की बिनाई लूज करके 1 महीने के अंदर अंदर, वो 2 साल के अंदर अंदर उसी वजह से एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो गई है। हमारे आंसू कौन पहुंचेगा? उन्होंने अपनी माँ के लिए अगर उन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं तो मेरी माँ रो रही है, हम बहनें रो रही हैं, हमारे आंसू कौन पहुंचेगा? हमारा भी वहाँ पर वोट है, हम भी उसी कंस्टिट्यूंसी में रहते हैं, हमसे कहें हमारे साथ इंसाफ करें। ठीक मैं नहीं बिल्कुल मैं कोशिश हो कि उनसे इंसाफ हो और आपकी आवाज़ मुतलका लोगों तक पहुँचे। जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चूँकि वो अगर उनकी नॉलेज में होगा तो यकीनन वो इस पे एक्शन भी लेंगे और उनकी जो टीम है लैला परवीन साहबा से भी हम दरख्वास्त करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और हमारी तरफ से यही हम दुआ कर सकते हैं कि इस पर इंसाफ होना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अलमिया ज़रूर है, उनके रवैयों ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, वफाकी वज़रा हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, वो रवैये उनके ज़ख़म भरने के बजाय और नमक छिड़कते हैं। और इस मामले में अली अमीन गंडापुरी साहब की जो ऑडियो हैं हमारे पास कुछ, वो भी लीक्स हुई थी, उसमें भी उनका जो एटीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा कि वो पॉलिटिकल लीडर हैं या वफाकी वज़ीर हैं। आपको ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के जो वफाकी वज़रा हैं उनके रवैये जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन होते हैं। उनकी कारकर्दगी अपनी जगह, लेकिन उनके रवैयों की वजह से हुकूमत को भी तनकीद का सामना करना पड़ता है। और ये बड़ा टेस्ट केस होगा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के लिए भी और सरदार तनवीर इलियास साहब के लिए भी और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए। और इस तरह के अगर कैंडिडेट आपने लेके आने हैं तो वो आपको कश्मीर में फ़तह हो सकता है, आपको इलेक्शन जितवा दें, लेकिन उसका जो हाल होगा वो बहुत ही बुरा होगा। तो बेहतर ये है कि आप अच्छे फ़ैसले करें, अच्छे लोगों को लेके आएँ, तब्दीली अगर लानी है तो अच्छी तब्दीली लाएँ। पाकिस्तान में जो तब्दीली आई है वैसी तब्दीली नहीं, कश्मीर में कम अज़ कम वहाँ पर कुछ बेहतर कर लें। इस पर मज़ीद बात करेंगे और हम ख़ास तौर पर चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।